कि सर यूपीएससी निकालने के लिए क्या हमें राजेंद्र नगर की गलियां या मुखर्जी नगर की गलियों में जाना पड़ता है? अगर प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर आप घर पे बैठ के भी तैयारी करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन श्योर है। इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत सारे यूपीएससी एग्जाम्स क्रैक कर चुके हैं, अभी आईएएस भी बन चुके हैं। तो सर ऐसा क्यों? इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट जो होता है ना, आज आप सब सोचिए कि आईआईटी क्वालिफाई करके आया, वो कहीं इतनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के आया है, तो यहाँ पर वो दोस्ती यारी, मटर गश्ती, चाय पार्टी, ये सब करने के लिए नहीं आता वो। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है इधर ऑनलाइन आने से बहुत बेनिफिट हो गया और अभी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया चीज़? हकीकत में चाहिए हमको एक कोच और एक मेंटर जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके। कि जिस चीज़ के लिए रिजर्वेशन लाया गया था हम्म, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा मेरे हिसाब से। सर आप इस पे अगर रोशनी डाल पाए। जब तक सोसाइटी में अपर और लोअर, पुअर एंड रिच, ये डिफरेंसेस रहेंगे, जो लोअर रहेगा उसको ऊपर उठाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो उसके साथ एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, और रिजर्वेशन इसी का पैरामीटर है। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी ऑप्शनल चैनल। आप सब देख सकते हैं हमारे साथ मनोज सर आए हैं। सो सर बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, राइट, कि इस साल के पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे टैकल करें, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, बेस्ट स्ट्रैटेजी टू क्लियर यूपीएससी 2025। तो सर थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि किस तरह यूपीएससी 25 हम क्लियर करें? देखिए, यूपीएससी 25 हो या 24 हो, यूपीएससी का अपने एक कहा जाए कि एक सेट पैटर्न है कि जीएस और सीसेट के प्रारंभिक परीक्षा की हम बात करें तो उसके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो थोड़ा सा करंट और करंट के बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। सीसेट तो अपना पैटर्न है, वो उसी तरीके से पूछेगा जैसे वो पूछता है, लेकिन जीएस के मामले में वो किसी सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा वेटेज देता है, किसी सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम कर देता है, और वो हर साल कुछ ना कुछ चेंज करता रहता है। तो बेटर ये है कि स्टूडेंट्स को जीएस के सभी सेगमेंट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लियर होने चाहिए, और जो करंट में जो घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं उन पर ध्यान देते हुए अगर उसका बैकग्राउंड तैयार करें तो मैं मानता हूँ कि पेपर बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। सच में सर मैं रिलेट कर सकता हूँ ये सब चीज़ों से। मैंने पिछला जो भी डिटेल्स एंड चेक किया था, फैक्ट्स एंड राइट एवरी डिटेल्स, तो उसमें भी यही सब देखा गया था हमने। हम्म। पिछले साल में एनसीईआरटी के कितने क्वेश्चंस थे। तो सर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चंस रहा है कि सर यूपीएससी निकालने के लिए क्या हमें राजेंद्र नगर की गलियां या मुखर्जी नगर की गलियों में जाना पड़ता है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि राजेंद्र नगर हो, मुखर्जी नगर हो या इलाहाबाद या पटना कहीं हो, ऐसा नहीं है। घर बैठ कर के भी आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए, आज डिजिटल एरा है, और डिजिटलाइजेशन होने के बाद में कंडीशन ये हुई है कि आपके पास रिसोर्स, और जो चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो और चाहे मटेरियल रिसोर्स हो, इजी अवेलेबल है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी प्रॉपर गाइडेंस। अगर प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर आप घर पे बैठ के भी तैयारी करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन श्योर है। बाकी आप जो मुखर्जी नगर या ओ आर एन या कहीं पर भी आप जाते हैं, वहाँ पे भी सभी स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हों, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है। जी सर। और बहुत सारे स्टूडेंट घर बैठ कर के भी सेलेक्ट होते हैं। कारण है सही गाइडेंस और मटेरियल का सही यूटिलाइजेशन, और अपने टाइम को वेस्ट ना करना। सर हमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो अपना पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं। हम्म। सो उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, राइट, फर्स्ट अटेम्प्ट। देखिए, मेरा जो मानना है कि 2026 के लिए ये समय जो है बिल्कुल परफेक्ट है कि कम से कम आपके पास 1.5 ईयर का समय हो। मैंने जब दिया था तो लगभग 1.5 से 2 साल पहले मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। उसमें कंडीशन ये होती है कि आप प्रीलिम्स की जब आप तैयारी करें 2026 की, तो उससे पहले आपका मेंस और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट विद बेसिक्स सारी चीज़ें तैयार हों, रेडी हों, तो आराम से आप प्री भी क्वालिफाई करेंगे, मेंस भी क्वालिफाई करेंगे, फाइनल सिलेक्शन आप एक बार में लेके जा सकते हैं। ये कंसेप्ट है, यानी कि अगले साल दिसंबर 2025 तक बच्चे को अपना पूरा का पूरा जीएस, सीसेट, निबंध, ठीक है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें एक साल के अंदर मेहनत करके, चाहे डबल क्लास करनी पड़े या कैसे भी करना पड़े, जितना इधर मेहनत कर लेगा उधर उसको उतना फ़ायदा होगा। क्योंकि जब प्री आप देंगे उस समय आपके पास एक पॉजिटिव माइंडसेट ये होगा कि आपका मेंस तैयार करके रखा हुआ है। जिस समय दुनिया उस समय क्लास कर रही होगी उस समय आप प्री के बाद में मेंस की आंसर राइटिंग और अपना परफेक्शन कर रहे होंगे। और यही सेम कंसेप्ट था
जो 2009 में तरुण राठी की जो 19वीं रैंक आई थी, जिसको मैंने 11th क्लास से पढ़ाना शुरू किया था, उसके साथ मैंने यही किया था। 2008 में मेरा अटेम्प्ट मैंने नहीं दिया था, तो उसको पूरा टाइम दिया, उसको पूरे नोट्स वोट्स सब तैयार हुए, सारी चीज़ें हुई, और फर्स्ट अटेम्प्ट में 121वीं रैंक और सेकंड अटेम्प्ट में 19वीं रैंक लेकर के वो चला गया। लेकिन उससे पहले आपको सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी, और वो भी हिंदी माध्यम से। स्ट्रेटजी देखिए, चाहे इंग्लिश मीडियम की हो या हिंदी मीडियम की, स्ट्रेटजी एक ही है। यूपीएससी के जो पैरामीटर्स हैं, आपको उसको फुलफिल करना है। आप कितना अच्छे से कर पाते हो, ये डिपेंड करेगा। सर मैं जैसे कि आपका ना कुछ वीडियोस देख रहा था, राइट? हम्म, मैं ये सोचा था आपके जो नोट्स होते हैं, राइट, वो आप कहाँ से तैयार करते हैं, बिकॉज इट इज़ टू ब्रीफ। हम्म। लाइक अगर कोई स्टूडेंट्स देखेगा जो पहली अटेम्प्ट कर रहा है, उनको लगेगा कि बस यही कर ले तो इतना ही बहुत है। सो वो नोट्स कैसे, मेकिंग क्या होती है नोट्स की, एंड किस तरह बनाया जाता है, वो सर अगर आप थोड़ा बता दें तो देखिए, बेटर रहेगा। 2-3 चीज़ें हैं उसमें। एक तो मैंने खुद 3 बार इंटरव्यू दिया, यानी कि 3 बार मेंस क्वालीफाई किया। तो मेंस क्वालीफाई करने के क्रम में आपको इतनी जानकारी हो जाती है कि यूपीएससी किस पैटर्न पर चीज़ें पूछता है और किस पैटर्न पर आपके पास तैयार होती हैं। दूसरा, इतने सालों की जो मेहनत है, आपने पढ़ करके समझा है, और उसके अकॉर्डिंग आपने नोट्स तैयार किए अपने। तीसरी चीज़ है कि आपने इतने लंबे समय तक पढ़ाया, तो बच्चों की जो मेंटालिटी है कि कैसे उसको समझाया जा सकता है, किस तरीके से उसको आसानी समझ में आ सकता है, उस तरीके से भी चीज़ों को मॉडिफाई किया जाता है। तो तीनों चीज़ों का उसमें कॉम्बिनेशन है, यानी कि टीचिंग एक्सपीरियंस प्लस आपका एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस जो यूपीएससी पूछता है, और तीसरा जो कंटेंट है, जिसके लिए हम समय समय पर और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, जिससे कि बच्चों को बेहतर तरीके से उनको कंटेंट और नोट्स मिल सकें। क्योंकि देखिए, पढ़ाने के क्रम में अगर यूपीएससी के अकॉर्डिंग बच्चे को जो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो पढ़ाने का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। और बच्चे को भी एक ही जगह से सारी चीज़ें मिल जाएँ, तो उसे भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही कंसेप्ट रहता है कि ईज़ी लैंग्वेज में एक सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करा दी जाए, तो बच्चा आराम से उसको गेन कर सकता है। सर हर साल बच्चे ये बोलते हैं इस साल का पेपर बहुत हार्ड आया। तो हुँ, सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिकॉज आपने हर साल का पेपर देखा, एनालाइज किया, एंड बच्चों को आंसर्स की भी प्रोवाइड किए हैं हुँ, एग्जाम्स के बाद, हुँ, एंड बहुत सारे टॉप रैंकर्स भी आपने प्रोड्यूस किए हैं। हुँ। सो आपके हिसाब से पहले के जो एग्जाम्स होते थे और जो अभी के एग्जाम्स चल रहे हैं, उसमें क्या लाइक डिफरेंस है? डिफ़रेंस देखिए 2-3 चीज़ों का है, और नहीं भी है। अगर आज से 20 साल पहले का पेपर देखेंगे और उस समय के स्टूडेंट से पूछेंगे जस्ट लाइक मी, तो मैं भी ये कहूँगा कि उस समय भी यूपीएससी उतना ही टफ था, जितना आज है। उतना ही उस समय भी लोग घबराते थे और आज भी घबराते हैं। जब पेपर आता था उस समय भी कहते थे कि यार इस साल पेपर बहुत टफ आया है, और आज भी कहते हैं। बस क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है, वो यूपीएससी ने समय-समय पर बदला है। कंटेंट वही है। जैसे-जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ा, बच्चों की संख्या बढ़ती चली गई। पहले 2 ढाई 3 लाख बच्चे अपीयर होते थे, अब 7-8 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, तो यूपीएससी को भी अपने कंटेंट में क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है, वो उसी के अकॉर्डिंग बढ़ाना पड़ा। इसीलिए स्टूडेंट कहता है कि पेपर टफ है, और टफ और ईज़ी कुछ होता नहीं है। जो आपको आता है, वो ईज़ी है, जो नहीं आता, वो टफ है। बस उसने क्वेश्चन पूछने का जो डायमेंशन है, वो थोड़ा ब्रॉड कर दिया है। उसने करंट बेस्ड चीज़ें ज़्यादा उठाना शुरू कर दिया। पहले किताबों से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के कुछ बेसिक क्वेश्चन सामान्य बुक से पूछ लिए जाते थे। अब वो उनकी गहराई में पूछना चाहता है, देखना चाहता है कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है और कितनी डेप्थ आपको नॉलेज भी है। तो वो भी देखना चाहता है। दूसरा चाहता है कि आसपास की सराउंडिंग्स की चीज़ों को आप कितना अंडरस्टैंड करते हैं और कितनी सारी चीज़ों को आप सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं। यानी कि वो स्टूडेंट से चाहता है कि आप अभी से ही, यानी कि प्री एग्ज़ाम में ही केवल क्वालिफ़ाई ना करें, बल्कि वो ऐसे स्टूडेंट्स को क्वालिफ़ाई कराना चाह रहा है जिसकी सारे नॉलेज और सारे कंसेप्ट सिस्टमैटिकली अरेंज्ड हों। तो वो उसको देखना चाह रहा है। इसीलिए वो आप देख रहे होंगे कि पेपर जो क्वेश्चन हैं, 40, 45, 50 क्वेश्चन पर पेपर सॉल्व हो जाता है। पहले इसके लिए 60-70% चाहिए होते थे। जी सर। तो ये एक चेंज है कि बस वो चाहता है कि यूपीएससी के अच्छे एस्पिरेंट्स आ पाएँ, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। हम्म। मेंस में उनको उतनी मेहनत कम करनी पड़ेगी।
जी सर। सर मैंने कुछ डेटा मैंने अपनी टीम से निकाला था एंड उसमें बहुत शॉकिंग फिगर्स थे हुँ। कि सर इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत सारे यूपीएससी एग्जाम्स क्रैक कर चुके हैं, अभी आईएएस भी बन चुके हैं। हुँ। सो सर ऐसा क्यों? ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट जो आर्ट्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, उनके थॉट प्रोसेस में क्या हम कहीं पीछे या इंटरव्यू में उनको कोई बेनिफिट मिलता है? सर इस पर तो क्योंकि आप भी 3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, तो आप इस पे ज़्यादा बेटर बता सकते हैं स्टूडेंट्स तक। नहीं, देखिए, बिल्कुल ये सही है। देखिए, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं या साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं, पहले भी सेलेक्ट होते थे। फर्स्ट रैंकर आते थे, सौरभ बाबू माहेश्वरी वगैरह हैं, ये सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे। तब भी सेलेक्ट होते थे और आज भी सेलेक्ट होते हैं। बस इसमें 2 चीज़ें और हैं। एक, पहले जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट आते थे, वो लिमिटेड आते थे और वो अपने फील्ड में ज़्यादा जॉब करना पसंद करते थे। एक तो रीज़न है। तो अब क्या है कि उनकी संख्या इधर ज़्यादा बढ़ गई है, कि उनको लगने लगा है कि हम ज़्यादा क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, ज़्यादा स्कोप है उनको अच्छा करने के लिए, तो संख्या भी बढ़ गई, कॉम्पिटिशन बढ़ गया। दूसरा क्या है कि जो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स हैं, जो पहले मेहनत कर लेते थे, उनका कहीं न कहीं थोड़ा-सा उस जो थिंकिंग प्रोसेस है, उससे थोड़ा-सा बदला है। उसके पीछे एक रीज़न है कि एक तो सीसेट का इंट्रोडक्शन। सीसेट में ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट है, वो प्री क्वालिफ़ाई ही नहीं कर पा रहा। जी सर। क्योंकि सीसेट के जो पेपर को आप लेवल देखेंगे, बेशक 33% है, सर 27 क्वेश्चंस उनको क्लियर करने हैं, लेकिन उतना भी उनके लिए आसान नहीं है। बात समझ आए? तो एक तो रीज़न ये है। दूसरा, जीएस का जो डायमेंशन थोड़ा ब्रॉड हुआ है, तो बच्चे की जो ग्रास्पिंग पावर है, वो थोड़ी-सी पहले से कहीं कम हुई है। पहले लिमिटेड रिसोर्स होते थे, बच्चा अच्छे से पढ़ लेता था। हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट्स है, आज पढ़ता कम है और नोट्स कलेक्शन ज़्यादा करता है, ऑनलाइन के, ऑफलाइन के, सारी चीज़ों के। तो उसके पास नोट्स बहुत आ गए, करंट के सोर्स बहुत आ गए, यूटिलाइजेशन बहुत कम है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट जो होता है ना, आज आप सब सोचिए कि आईआईटी क्वालिफाई करके आया, वो कहीं इतनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के आया है, तो यहाँ पर वो दोस्ती, यारी, मटर गश्ती, चाय, पार्टी, ये सब करने के लिए नहीं आता वो टू द पॉइंट उसका प्रोग्राम है, 1 से 2 साल के अंदर अटेम्प्ट क्वालिफाई करना है। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट सब कुछ करेगा, उसके बाद पढ़ाई करेगा। इनमें कुछ अच्छे बच्चे हैं जो सीसेट की वजह से रह जाते हैं, बहुत सारे बच्चे इसी वजह से नहीं कर पा रहे। टैलेंट है, लेकिन कहीं न कहीं वो इसमें उलझे हुए हैं। नोट्स बहुत सारे हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे जिनको मैंने कहा कि भई इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करो, लेकिन पता चला कि उन्होंने लैपटॉप खरीदा है और लैपटॉप खरीदने के बाद में ऐसी कोई कोचिंग नहीं है जिसका उनके पास नोट्स ना हो। मैंने कहा आपके अपने नोट्स कहाँ हैं? बोला है नहीं। बनाएँगे कैसे? दिस इज़ क्वाइट शॉकिंग सर। एंड सर मेरा ये जो पहला क्वेश्चन था ये कहीं न कहीं इससे रिलेट भी कर रहा है कि जब मैंने आपसे पूछा था कि सर ऑफ़लाइन बेटर है या ऑनलाइन? जो मेरा पहला क्वेश्चन था। हुँ, बिकॉज़ ऑफ़लाइन में ये सब दिक्कतें आती हैं सर। मेजरली स्टूडेंट का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे शायद वो पढ़ना भी चाहे बट कभी लाइट चली गई, बिल्कुल। कभी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि बाहर चलते हैं, हुँ, राइट? घूमने वो होता चलते हैं। है। तो कहीं न कहीं आपको लगता है इधर ऑनलाइन आने से बहुत बेनिफिट हो गया और अभी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो गया चीज़ें। कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और आपका माइंड डाइवर्ट होने का चांसेस भी थोड़े कम हैं, बशर्ते कि आप ऑनलाइन की चीज़ों को भी थोड़ा-सा कंट्रोल कर सकें तो। वरना यहाँ पर भी डाइवर्ट होने के बहुत सारे चांस हैं, जी सर। क्योंकि आपके पास यूट्यूब की भरमार है जिसमें अच्छे और गलत, सही और गलत चीज़ों को पहचान करना आपके बस की बात है नहीं। एंड बच्चे यहीं पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कन्फ्यूज़ कि होते हैं, कहाँ से पढ़े, क्या कहाँ से पढ़े, पढ़ें, क्या पढ़ें? कितना पढ़े? और हर टीचर से वो पूछते हैं, हर जी। टीचर डिस्कस करता है, अपने तरीके से बताता है, बच्चा कन्फ्यूज़ होता है। जबकि हकीकत में चाहिए हमको एक कोच और एक मेंटर जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके जी। और उसके अकॉर्डिंग उसी रणनीति पर आप आगे बढ़ें। क्योंकि देखिए, कोई भी कोच हो या मेंटर हो या टीचर हो, कभी ये नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट सेलेक्ट ना हो। हाँ, वो कभी नहीं चाहेगा। वो करेक्ट। चाहता है कि सेलेक्ट हो। वो अच्छे से अच्छा गाइड करना चाहता है। लेकिन आप ही उसके रास्ते पर नहीं चल पाएँगे तो फिर कैसे होगा? सर आपने अभी कुछ देर पहले हमें हिंदी माध्यम के बारे में बताया गया था। हुँ, सर आपको कहीं न कहीं नहीं लगता कि जब हम इंटरव्यूज़ पे जाते हैं, हुँ। राइट? इंग्लिश माध्यम बच्चे, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हिंदी माध्यम स्टूडेंट्स को कि क्या हम पीछे रह गए या हमने कुछ गलत कर दिया? तो थोड़ा-सा अगर इस पे रोशनी डालें कि इक्वल अपॉर्च्युनिटी है, आपका लैंग्वेज मैटर नहीं करता, आपका नॉलेज इम्पोर्टेंट है। तो सर इस पे थोड़ा अगर आप बात कर सकें? देखिए, इंटरव्यू के लेवल पर अगर हम बात करें तो हिंदी माध्यम और इंग्लिश जो मीडियम है,
उन दोनों के बीच में जो अंतर है वो सिर्फ और सिर्फ सोच का है। इंटरव्यू पैनल में कहीं पर भी किसी के साथ भी बायसनेस नहीं होती, क्योंकि उन्हें एक ही इंस्ट्रक्शन है कि आपको बेस्ट रिक्रूट करना है, वो चाहे किसी भी मीडियम का क्यों ना हो। तो ये बेशक मेरे मन में भी आया था जब मैंने 3 बार डिस्क्वालीफाई किया गया, मार्क्स मेरे नहीं आ पाए, लेकिन अगर ट्रूली उसको एनालाइज करता हूँ मैं आज भी, तो कहता हूँ कि भाई यूपीएससी की कोई मिस्टेक नहीं है, ना इंटरव्यू बोर्ड की कोई मिस्टेक है। कमी मेरे अंदर है, जो मैं उनके पैरामीटर्स हैं उसको मैं क्रॉस नहीं कर पाया। वहाँ कोई अंतर नहीं है, अंतर है सिर्फ प्रेजेंटेशन का, आपके जो वो पूछते हैं उसके आंसर का। स्टूडेंट सोचता है कि मैं इंटरव्यू बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे गए उसका आंसर दे दूं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन के आंसर तो वो ऑलरेडी प्री और मेंस में आपसे ले चुके हैं, वो आपकी वहाँ पर केवल और केवल आपकी पर्सनैलिटी जज करते हैं थ्रू क्वेश्चन आंसर्स, और वो पर्सनैलिटी में आपको जहाँ पर जो दिखाई देता है उसके अकॉर्डिंग वो आपको मार्क्स देते हैं। और इसमें हिंदी मीडियम में क्या है कि जब पहले से ही आपके अंदर एक नेगेटिविटी है कि हमारे साथ पार्शलिटी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक गिल्ट है, एक कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है जो वहाँ जाकर के अच्छे परफॉर्म नहीं करने देता। एक दूसरा, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट थ्रू आउट कॉन्वेंट पढ़ा हुआ है तो उसकी पर्सनैलिटी बोल्ड है, और हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट है उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं रहता, ना उसको एक्सपोजर मिलता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंट्रोवर्ट नेचर के बन जाते हैं, झिझक होती है उनके अंदर, तो वो खुल के कॉन्फिडेंट तरीके से बात ही नहीं कर पाते। तो वो जब पर्सनैलिटी में वो उनको नहीं शो करता तो फिर मार्क्स का डिफरेंस दिखाई देता है, जिसको हम लोग अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। सर एज ए सोसाइटी हमें चेंज होना पड़ेगा, मुझे लगता है यहाँ पे, यस। बिकॉज हम इंडिया में रह के, भारत में रह के कहीं ना कहीं हम अपनी ही भाषा को आगे नहीं बढ़ा पा रहे एज ए सोसाइटी। बिकॉज मैं भी जहाँ से आता था, राइट, आई कम फ्रॉम अ टीयर 2 सिटी, टीयर 3 सिटी, वहाँ पे अगर मैंने इंग्लिश में बात करी तो मुझे नॉलेजफुल पर्सन समझा जाता था, और मैं अगर अपने लैंग्वेज में बात करूँ तो मुझे समझते थे कि हाँ ये सरकारी स्कूल का होगा। तो सर ये कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम स्टूडेंट फेस करते हैं, उनका नॉलेज बहुत होता है बट स्टिल कहीं ना कहीं वो फेस करते हैं अपनी लाइफ में। फेस, देखिए इसमें फेस करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और सोसाइटी उसी के अकॉर्डिंग आपको जज भी करती है। चाहे बेशक सामने वाला जो आपको पूछ रहा है उसको इंग्लिश आती हो या ना आती हो, लेकिन आपको इंग्लिश आती है, इसका मतलब उसकी नज़र में आप थोड़े से बेटर हैं, चाहे नॉलेज कुछ भी हो। कारण है, देखिए एक तो इंग्लिश बोलने वाला जो व्यक्ति है उसको कॉन्फिडेंस है, हिंदी मीडियम बोलने वाला उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता, कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर झलकने लगता है, कुछ भी कह लीजिए, या सोसाइटी उसके साथ इस तरह का भेदभाव करने लगती है, वो वहाँ झलकने लगता है। सर आपने एक वर्ड बोला भेदभाव, सो सर इसी से कुछ रिलेटेड टॉपिक, रिजर्वेशन, बहुत बड़ा मुद्दा आज के ज़माने में, ये हर जगह पे डिस्कशन हो रहा है, हमारे लेवल पे हम ट्विटर पे डिस्कस करते हैं, बट सो कॉल्ड स्टूडेंट्स जिसके लिए, मतलब जिस चीज़ के लिए रिजर्वेशन लाया गया था उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा मेरे हिसाब से। सर आप इस पे अगर रोशनी डाल पाएँ। देखिए रिजर्वेशन को लेकर के जो मेरा मानना है कि रिजर्वेशन जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया वो अभी का नहीं है, आज़ादी से बहुत पहले का है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो गांधी और अंबेडकर के बीच में एक पैक्ट हुआ था, जिसमें गांधी ने खुद कहा था कि भाई दलितों के विकास के लिए हम चाहते हैं कि भाई उनकी सीट रिजर्व कर दी जाए, कि भाई अपना विकास वो कर सकें, क्योंकि अगर ओपन कंपटीशन होगा तो शायद वो आ ही नहीं पाएंगे। तो उस समय से इंट्रोडक्शन हुआ रिजर्वेशन का, जो एक मोटा मोटा सबको दिखाई देता, बाकी तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कंसेप्ट बहुत अच्छा है, जब तक सोसाइटी में अपर और लोअर, पुअर एंड रिच, ये डिफरेंसेस रहेंगे, और लोअर क्लास चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, किसी भी रिलीजन का हो, जो लोअर रहेगा उसको ऊपर उठाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो उसके साथ एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, और रिजर्वेशन इसी का पैरामीटर है। अब जो इसमें कंडीशन जो है कि जो इसके मिसयूज़ हैं वो कहीं ना कहीं ये है कि इसी रिजर्वेशन का फ़ायदा कुछ एक लोग, कुछ एक फैमिली या कुछ एक कम्युनिटी के लोग ही बार बार उठा रहे हैं, जिनको रियली में उसकी ज़रूरत नहीं है।
जी। और जिसको रियली में मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पा रहा। मैं समझता हूँ कि शायद यही मुद्दा सबसे ज़्यादा है कि जिसको रिजर्वेशन की ज़रूरत है उसको नहीं मिल पा रहा है, और रिजर्वेशन जिसको नहीं ज़रूरत है उसका बार बार फ़ायदा उठा रहा है। करेक्ट। मैं समझता हूँ कि शायद सभी लोग इस बात से सहमत होंगे। जी सर, बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, और ये जो कंसेप्ट है ये होना चाहिए, क्योंकि अगर समाज में, सोसाइटी में, अगर सभी को बराबर के स्तर पर लाना है, एक इक्वल सोसाइटी आपको डेवलप करनी है, तो आपको किसी न किसी को आगे बढ़ा करके कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट देने पड़ेंगे। और इसको अपर क्लास या अपर जो सेक्शन है उसको ये नहीं मानना चाहिए कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, कि मेरा छीन के उसको दे रहा है, नहीं, बल्कि सबको बराबर आने का मौका मिल रहा है। बस देखना यह है कि एक ही व्यक्ति, एक ही वर्ग बार बार इसका बेनिफिट ना उठा सके, सही मायने में सभी को मौका मिले, खासकर जिसको ज़्यादा ज़रूरत है वो, अब वो चाहे अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, या कोई भी हो। क्या मेरा सपना पूरा होगा? ये सर मैंने आपके लेक्चर के नीचे कमेंट पढ़ा था एक बच्चे का। बहुत इमोशनल कमेंट था। मैं आगे का आपको नहीं बता सकता, है ना? क्योंकि हमने बिहाइंड द कैमरा इस पे भी बात की कि आप उस बच्चे को हेल्प कर रहे हैं पर्सनल लेवल पे। उसका एक छोटा-सा डाउट था कि क्या मेरा सपना पूरा होगा? क्योंकि ये जो सपना होता है, ये हर मिडल क्लास, सेकंड टियर, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के बच्चे देखते हैं। मैं किसी को हाइलाइट नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं कि मैं बिज़नेसमैन के खिलाफ हूँ यहाँ, बट हर कोई अमीर इंसान का बच्चा नहीं बोलेगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, वो ऑलरेडी सेटल्ड होता है। बट इससे मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करना चाहता हूँ, इट इज़ जस्ट वो बच्चे का कमेंट मनोज सर को याद होगा फॉर श्योर, राइट? आपके कमेंट बॉक्स में आया था। तो सर ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि सर व्हाई 99% फेल इन यूपीएससी? क्यों फेल है? जी। देखिए, फेल तो होना ही है, वैकेंसी लिमिटेड है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत है, और एक एज फैक्टर है ही उसमें, तो एक एज के बाद में उनको बाहर तो होना ही है। तो सभी सफल हो सकते हैं, ये एक आदर्श है, आइडियलिस्टिक थ्योरी है। यथार्थ यानी कि रियलिस्टिक अप्रोच बिल्कुल अलग है, कि सभी सफल नहीं हो सकते, ये सत्य है। अब 8 लाख लोग बैठते हैं, उसमें से पास कितने होने हैं? 1000 परसेंटेज निकालिए, तो मोस्ट ऑफ द फेल होने ही है। जी सर। उनमें से कुछ ना कुछ अगले साल या 2 साल बाद, 3 साल बाद कुछ हो सकते हैं जिनके अंदर कैलिबर है, ठीक है। कुछ हो सकता है कि वो स्टेट पीसीएस में चले जाएं, कुछ हो सकता है कि एसएससी और अदर सर्विसेज में चले जाएं। अगर वो लोग कहीं ना कहीं इस तरह पे आ जाते हैं तो ठीक है। बाकी इनमें से 8 लाख लोग जो हैं, उनमें से अगर आप देखेंगे तो रियली में 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल फॉर्म फिल करते हैं, सपना देखते हैं, लेकिन उसके लिए 10% भी एफर्ट नहीं करते, लेकिन सपना पूरा देखते हैं। तो क्या ऐसे लोगों के लिए मैं कह सकता हूं कि आप उसका सपना पूरा होगा? हार्श रियलिटी। नहीं होगा। और जिनके अंदर कैलिबर, जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में या किसी न किसी जगह पर कहीं ना कहीं उसका होने का चांस है। बस उसमें 1% जो मैं मानता हूँ वो ये है कि ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स हैं, गॉड ब्लेसिंग्स, उसके साथ काम कर जाती हैं तो चीज़ें फेवरेबल हो जाती हैं। अदरवाइज सभी का हो पॉसिबल नहीं है। जी सर। एंड मैं रिलेट कर पा रहा हूँ ये सब चीज़ें, राइट? मैंने जो अपने टाइम पे स्ट्रगल फेस किया था, इतने रिसोर्सेज नहीं थे जो अभी रिसोर्सेज हैं। एंड सर आपकी क्लासेस चैनल्स पर अवेलेबल है, राइट? आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने देख रहा था, स्टडी IQ IAS हिंदी। उसके बारे में अगर आप स्टूडेंट्स को थोड़ा बताना चाहते हैं, अगर अपने प्लेलिस्ट के बारे में, कि यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो अभी जैसे मैं कई सारे सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, जिसमें इकोनॉमी की देखी जाए तो मैंने टर्मोनॉमिक्स की एक पूरी सीरीज़ कंप्लीट की थी, टर्मोलॉजी के थ्रू पूरी इकोनॉमी को, जिससे कि बच्चे इकोनॉमी की टर्मोलॉजी को इजीली हैंडल कर सकें, वो मैंने क्लास कंप्लीट कराई हुई है, ठीक है ना। इकोनॉमी के मॉडल MCQs हर चैप्टर वाइज, जिससे कि कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हो जाए, वो भी क्लियर किया हुआ है इकोनॉमी में। एक रेगुलर क्लास तो इकोनॉमी की है ही, प्लस हिस्ट्री में देखा जाए तो हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के आपके
प्री के क्वेश्चंस ये सीरीज़ कंप्लीट है, आर्ट एंड कल्चर की कंप्लीट है, मिडेवल इंडिया की कंप्लीट है, एंशियंट हिस्ट्री की इस समय चल ही रही है, उपेंद्र सिंह की सीरीज़ है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, सारी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं और बच्चे अच्छे से देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। और मैंने एक ऑप्शनल के लिए मैंने एक एमसीक्यू उसकी प्रीवियस क्वेश्चन की मैंने क्लास भी ली हुई है कि आंसर राइटिंग करते हुए किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं कंसेप्चुअली भी और मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरीके से। जी। और ये आपको बच्चों आपको ऑप्शनल चैनल पे मिल जाएगा। आप जो डिस्क्रिप्शन जो देख रहे हैं वहाँ पे ही आपको प्लेलिस्ट लिंक भी मिल जाएगा। आप वहाँ जाके देखिए, एंड ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं, जी। राइट। एंड सर लास्ट क्वेश्चन, हम्म, ये हर स्टूडेंट्स अभी जनवरी में सर्च करेंगे, हम्म। व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी? मैं इस बात से इत्तेफाक थोड़ा सा कम रखना चाहूँगा कि जनवरी में चूज करेंगे। ऐसा क्यों? स्टूडेंट्स को तो उस समय से ही प्रिपरेशन ऑप्शनल की कर देनी चाहिए जिस समय वो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, क्योंकि जीएस और ऑप्शनल सब्जेक्ट दोनों का आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल है। स्टूडेंट 90% स्टूडेंट जीएस कंटिन्यू पढ़ता है। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि पहले प्री क्वालिफाई हो जाए तब देखेंगे, मेंस के बारे में सोचेंगे। प्री नहीं होगा तो फ़ायदा क्या है? तो जिसके अंदर पहले से डर है तो उसको तो हटा ही दीजिए, वो पहले से नेगेटिव है। जिसके अंदर पॉजिटिव माइंडसेट है कि मुझे करना है, तो उसके सामने दो चीज़ें, एक जीएस और एक ऑप्शनल। जीएस 1000 मार्क्स का पेपर है, जिनमें से आप बहुत मेहनत करते हैं तो मैक्सिमम 50% मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। और पिछले टॉपर्स के मार्क्स भी देखेंगे तो इससे ऊपर किसी के नहीं है। कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि पेपर लेंथी होता है। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, आपको आता है। पेपर लेंथी है, आप पूरा कर भी नहीं पाते और हर क्वेश्चन अच्छे लेवल का कर लें ये कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो एक लिमिटेड है, जो आपकी गहराई चाहता है, आपका एनालिसिस चाहता है। और यूपीएससी में ऑप्शनल चूज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है कि आप अच्छे से समझ करके उसको करें, तभी जा करके कुछ होगा। इसका मतलब आपकी उसमें अच्छी सी ग्रिप होनी चाहिए। खाली मार्क्स के लिए कंसेप्ट नहीं है, बल्कि ग्रिप, क्योंकि इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बनेंगे उससे। तो ऐसी कंडीशन में इसमें 60-70% मार्क्स तक आ सकते हैं। तो स्टूडेंट को बहुत सोच समझ करके इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए, और उसी दिन से करना चाहिए जिस दिन से वो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, और उसी समय से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि ग्रिप जीएस में एक बार में, दो बार में आ सकती है, लेकिन ऑप्शनल में ग्रिप आपको कम से कम 3 से 4 बार, जब तक सेल्फ स्टडी ढंग से नहीं करेंगे तब तक वो निकल के नहीं आएगी। एक बार में तो नहीं आ सकती। ये कड़वी सच्चाई मैं अपनी क्लास में भी बच्चों को बोलता हूँ, ठीक है। बात आती है कि बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होगा। उसके पीछे दो चीज़ें हैं। एक तरफ आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के आगे तो फिर वो सारी चीज़ें फेल हैं। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उसको आप ले लीजिए। लेकिन कभी कभी एक सी सिचुएशन भी होती है कि इंटरेस्ट तो हमारा क्रिकेट में है या बैडमिंटन में है, लेकिन मेरे पास उसके लिए रिसोर्स नहीं है, मेरे पास अच्छे कोच नहीं है, मेरे घर के पास में एकेडमी नहीं है जहाँ मैं सीख सकूँ। तो कभी कभी हमें अपने उस इंटरेस्ट को भी छोड़ना पड़ता है, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी पड़ती है कि भाई मैं किस सब्जेक्ट में मार्क्स ले सकता हूँ जिसके रिसोर्स अवेलेबल हों। तो पहला तो चॉइस आपका इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में हो उसको लीजिए। उसके बाद आप अपना चॉइस देखिए कि क्या है, कि इंग्लिश मीडियम का हिंदी मीडियम के सब्जेक्ट भी बिल्कुल डिफर हैं जिनमें मार्क्स आते हैं। क्यों? क्योंकि करंट अपडेट करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए मैं बस ये सजेस्ट करूँगा कि ऐसे सब्जेक्ट को चूज करें जिसमें जीएस का भी रोल हो, जिसके लिए आपके पास रिसोर्स भी हों, अच्छा कोच और गाइड भी हो जो आपके साथ रह कर के आपकी इम्प्रूवमेंट करा सके, और कम से कम अपडेट करने का कंसेप्ट हो। यानी कि स्टैटिक सब्जेक्ट हो तो मच बेटर है। तो इस कंडीशन में आपके पास 2-3 सब्जेक्ट की लिस्ट बनती है, जिसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, फिलॉसफी भी है, या कह सकते हैं हिंदी लिटरेचर भी है, ठीक है। अब बात देखना यह है कि आप इनमें से किस सब्जेक्ट को आप चूज करते हैं। हिस्ट्री के बारे में मैं थोड़ा सा पर्सनल सब्जेक्ट में कहूँगा, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था वो साइंस था।
मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस में था। उसके बाद मैंने हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर 2 सब्जेक्ट मैंने ऑप्ट किए थे उस समय। हिस्ट्री लेने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये था कि मुझे जीएस में उतना पढ़ना ही है, तो मुझे अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और जीएस में भी उससे मैं बेटर मार्क्स ला सकता हूँ। तो एक सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री में या जीएस में इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि मुझे दूसरों से ज़्यादा बेटर एडवांटेज आपको दे सकता है। और दूसरा हिस्ट्री में दूसरा मेरा जो कंसेप्ट था कि इसको लेने के पीछे कि हिस्ट्री में जो चीज़ें हैं वो एक सिस्टमेटिकली हुई हैं। हर घटना एक सिस्टमेटिकली अरेंज हुई है और उस घटना के पीछे कारण को जानना है। मुझे रटना नहीं है, क्योंकि लोगों ने बहुत डराया हुआ था कि इतिहास रटने वाला है। लेकिन जिन लोगों से मुझे गाइडेंस मिली, जो मेरे भैया थे, आईपीएस हैं इस समय, तो उन्होंने जब हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया तब मुझे लगा कि नहीं यार, हिस्ट्री अलग ही है कि उसमें हर घटना के पीछे एक कारण है और जो घटना घटी है वो अगले कारण को जन्म देती है, अगली घटना को जन्म देती है, वो कारण बन जाती है। कोई भी घटना शून्य में नहीं होती, हर के पीछे आज हम और आप बैठे हुए हैं, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। जितने स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, उनके आईएएस बनने के पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है। कुछ बनेंगे उसके पीछे भी कारण होगा, कुछ नहीं बनेंगे उसके पीछे भी कारण होगा। उस कारण को और घटना को लिंक करते चले जाइए, चाहे वो समाज में हुई हो, अर्थव्यवस्था में हुई हो या किसी में हुई हो। उस घटना को लिंक करते जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। बस उसकी कहानी आपके दिमाग में हो, जैसे एक पिक्चर फ्रेम चलती है ना, उस तरह से कि भाई इमेजिन कीजिए कि एक इतिहास का एक कालखंड है, पीरियड है, उसमें क्या घटना हो रही थी, उस घटना को बस एक पिक्चराइज फॉर्म में दिमाग में सेट कर लीजिए। कुछ याद करने, कुछ रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत आसान हो जाता है उसमें। और उसी वजह से मेरे मार्क्स हिस्ट्री में 365 आउट ऑफ 600 उसमें आए थे, 61%, जो कि टॉपर्स के होते हैं। आसान नहीं होता, बहुत आसानी से आए थे और लोग मानते थे कि हिस्ट्री मेरा बहुत स्ट्रांग है। और ऐसा नहीं कि मैंने बहुत मेहनत की, मेहनत तो सभी करते हैं अपने सब्जेक्ट में, लेकिन जो अप्रोच थी, तो लोग फैक्ट्स याद करते हैं, मैंने कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस किया और मार्क्स उसके मिले। तो इस बिहाफ पर हिस्ट्री में मार्क्स लाए जा सकते हैं बहुत आसानी से। सर आपने जिस तरह समझाया, ऐसा लग रहा था कि बहुत इजीली आपने 3-4 वर्ड्स पकड़े एंड उसको अगर स्टूडेंट्स उस वर्ड्स को पकड़ पाए, लाइक अप्रोच, पॉजिटिव थिंकिंग एंड घटनाएं, जो जिस तरह आपने डिवाइड किया इस पार्ट में, इसी तरह से कुछ आंसर राइटिंग भी होता है हमारा। हाँ बिल्कुल, उसी पैटर्न पे ही होता है आंसर राइटिंग भी, सेम उसी पैटर्न पर। क्योंकि जो आपकी कॉपी दी जाती है यूपीएससी में, उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चन के फ्रेमिंग होती है आंसर की, तो उसमें इन पॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पॉइंट्स आएंगे कैसे कैसे, या रट्टा मारेंगे क्या, नहीं, वो कंसेप्ट के साथ ही रिलेट होंगे। और ये मैं क्यों कर पाया कि हिस्ट्री ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है, हिंदी लिटरेचर ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है, दोनों, जबकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है। क्यों कर पाया? क्योंकि साइंस बैकग्राउंड है और साइंस में जो भी हम पढ़ते हैं उसकी एक प्रॉपर एक सीक्वेंस होती है कि ये घटना हुई, इसके पीछे ये बात हुआ, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और कोई भी चीज़ आपकी लिंक ब्रेक नहीं होना चाहिए। और मैं पढ़ाता भी इसी तरीके से हूँ कि ये हुआ तो इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, एरो बनाते हुए सारी चीज़ों को, और कहानी दिमाग में सेट करते जाइए, आराम से याद हो जाता है। याद करना मतलब याद हो जाता है, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्लास में ही आप सब कुछ कर जाते हैं, बच्चों को मज़ा आता है। उस समय मेरे पास रिसोर्स की कमी थी। तो स्टूडेंट्स, मैं ये जो पॉडकास्ट है ये इसीलिए हम कर रहे हैं कंटिन्यूसली। क्या होता है ना, आप प्रिपरेशंस तो कर रहे हैं बट आपको तरीका नहीं पता किस तरह किया जाता है, और यहाँ पे एक्सपर्ट है जो कि ऑलरेडी 15-20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सो आपको अच्छे से गाइडेंस मिल पाएगा। हम मेरे टाइम पे भी जब मैं तैयारी कर रहा था, ऑलमोस्ट 1 लाख 2 लाख रुपीज़ फीस। तो सर अगर मुझे हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी करनी है तो क्या फीस रहेगी अभी? लगभग 12, 13, 14 मैक्सिमम बस। सर 13,000 रुपीज़ अगर मैं हाँ, इसको 12, मंथली 13 डिवाइड करूँ तो 1,000 या 1200 रुपये। 1,000-1,200 रुपये महीने एवरेज। सर आपको पता है ना नेट रिचार्ज जो हमारा होता है अभी नॉर्मली। एक्चुअली में ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अड्डा 247 हुआ, स्टडी आईक्यू हुआ, या जितने भी अटैक जो कंसेप्ट आए हैं, उन लोगों ने जो एक सिस्टम दिया कि भाई कम खर्च में
बच्चों को बेहतर रिसोर्स प्रोवाइड कराने का, वो डिजिटल एजुकेशन बहुत बड़ा कंसेप्ट है। क्योंकि इसकी वजह से मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको ना गाइडेंस मिल पाई, ना कुछ मिल पाया और वो रह गए। मैं खुद स्टार्टिंग में बात करूँ तो मैंने घर पर रह कर के ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, वहीं पर मैंने प्री क्वालिफाई किया, लेकिन मेंस नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पर रिसोर्स नहीं थे, गाइडेंस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और दिल्ली आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। और जब एक अटेम्प्ट मेरा बर्बाद हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, तब फिर मैंने किसी ना किसी तरीके से इससे उधार लिए, उससे उधार लिए, मैंने यहाँ ट्यूशन पढ़ाई, किसी ना किसी तरीके से आकर के यहाँ पर मैंने तैयारी की, क्योंकि फ्यूचर के साथ और कोई समझौता हो नहीं सकता। तो ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो पैसे की वजह से रह जाते हैं। अब जो कंडीशन है कि इतने अमाउंट में आप घर बैठ कर के बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ में, बेस्ट गाइडेंस के साथ में आप घर बैठ कर तैयारी कर सकते हैं। उनको आप डेली आंसर राइटिंग दिखा सकते हैं। जैसे मैं अपने ऑप्शनल के स्टूडेंट्स को मैं डेली होमवर्क देता हूँ, उनकी कॉपियाँ मैं खुद चेक करता हूँ, अपने एवेल्यूएशन करता हूँ, उनको मैं पर्सनल गाइडेंस भी देता हूँ, क्योंकि वो मेरे से अटैच्ड हैं, भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। तो उनको मैं कर रहा हूँ। और कोई सोचिएगा कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो महाराष्ट्र के हैं, जिनका मीडियम मराठी है, कई सारे स्टूडेंट्स हैं गुजरात के हैं जिनका मीडियम गुजराती है, कोई उड़ीसा का है, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम लिखना है उड़िया में, लेकिन उनको क्लास मेरी अच्छी लग रही है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देना है, लेकिन मेरी क्लास अटेंड कर रहा है कि नहीं सर हिस्ट्री आपकी हमको समझ में आती है, तो उनको भी मैं गाइड कर रहा हूँ। भाई मैं कॉपी एवेल्यूएट नहीं कर सकता मराठी में, लेकिन उनको गाइड में कर सकता हूँ कि भाई आप ऐसे करिए और आपकी कॉपी में अगर ये पैरामीटर्स हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर कंसीडर कर लीजिए। तो इट्स ऑल अबाउट गाइडेंस स्टूडेंट्स, और किस तरह से आपका अप्रोच होगा। सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट हम जब तक रियलाइज़ करते हैं तब तक हमारा 2-3 अटेम्प्ट हो जाता है। हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। ऐसे पॉडकास्ट हम रेगुलरली करते रहेंगे। एंड हमने एक बैच भी बनाया फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप लिंक चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। एंड सर का कोड भी, अगर आप सर का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, सर आपका कोड आप बता सकते हैं बच्चों को? MK लाइफ, MK लाइफ। सो LIV। LIV, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़, अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप ये कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, हम उसका श्योरली आंसर करेंगे आपके पॉडकास्ट के बाद, राइट, देखने के बाद फॉर श्योर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर जॉइनिंग अस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। यू विल बी डूइंग ग्रेट फॉर श्योर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।